नमस्ते दोस्तों, फिर से हम बात करेंगे हमारे भारत के एकीकरण और 370 धारा की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या हुआ था आगे इस विषय में। साथ में हमारे वही मित्र विराज दुबे हमारे साथ में हैं। तो विराज दुबे जी चलते हैं आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले भाग में बात किया था कि जो सेना थी आजाद कश्मीर फोर्स जो कि पाकिस्तान द्वारा श्रीनगर के लिए रवाना की गई जो फोर्स थी सेना, वो सेना वजीरिस्तान से 10,000 सेना निकल चुकी थी श्रीनगर के लिए। इधर हरि सिंह को जब इस बात का पता चलता है तो हरि सिंह एक्चुअली में देखा जाए तो हरि सिंह को अपनी सेना के ऊपर बहुत भरोसा लगा, क्योंकि जो राजा पहले के रहा करते थे उन्हें अपनी सेना पर ज्यादा भरोसा हुआ करता था। तो फिर हरि सिंह ने अपने सेनाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को बुलाया। आप ध्यान देंगे तो मैंने जैसे हमने राजेंद्र सिंह के पहले भी इस विषय में बात की थी कि जनता को ये भी बोला गया था कि राजेंद्र सिंह जो काफी चर्चित थे, आगे आप ख्याल रखना। तो हम राजेंद्र सिंह पे पहुंच चुके हैं वापस। तो जो राजेंद्र सिंह थे वो एक्चुअली सेनाध्यक्ष थे, तो अपने राज्य को कैसे सुरक्षित रखना है वो हर एक कार्य जो रहता है सेनाध्यक्ष का रहता है, ब्रिगेडियर का रहता है। तो राजेंद्र सिंह को जो बुलाया जाता है तो राजेंद्र सिंह अपना एक, मैं यहाँ पे अगर मेरी कोई बातों को गलत वे में ना ले, मैं बस कुछ रखना चाहता हूँ क्योंकि राजेंद्र सिंह ने खुद अपनी कुछ शंकाएं रखी थी हरि सिंह के सामने। राजेंद्र सिंह का बोलना यह था कि महाराज, हमारी सेना में 50 to 60% जो सेना है, जो लोग हैं वो मुस्लिम है। अगर पाकिस्तान की जो सेना आ रही, जो आजाद कश्मीर सेना को पाकिस्तान बोलते थे, अगर वो उनको इस्लामिककरण की मतलब की तरफ या इस्लाम की परिकल्पना के तहत अगर उनको बहका देती है, तो अगर ये 50 to 60% सेना हमारी अगर मिल जाती है उनके साथ में, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन हालांकि मैंने बताया कि हरि सिंह को अपनी सेना के ऊपर बहुत भरोसा था। अब क्या होता है, ये 1-2 दिन के बीच में ये सेना मुजफ्फराबाद पहुंच जाती है, जो कि श्रीनगर से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। बरोबर। और अगले ही दिन ये सेना उरी पहुंच जाती है, तो जो कि श्रीनगर और उरी के बीच में 100 किलोमीटर का अंतर और है। 100 किलोमीटर का अंतर और है। अब तो इसी बीच क्या होता है, जो 23 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को इस आजाद कश्मीर फोर्स निकली हुई थी, और 23 अक्टूबर को जो राजेंद्र सिंह ने एक अपनी शंका जाहिर की थी राजा के सामने कि हमारी सेना जो इस्लामिक सेना है अगर वो मिल जाए उनके साथ, तो उनकी जो शंका होती है वो हकीकत में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। राजेंद्र सिंह की सेना की एक बड़ी टुकड़ी, इस्लामिक टुकड़ी पाकिस्तानी विलय कर देती है, हाथ मिला लेती है। और उसके बाद राजेंद्र सिंह ने राजा के सामने बोला कि काम करे राजा, आप यहाँ श्रीनगर में रहना सुरक्षित नहीं है, आप निकलिए जम्मू के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम बात देखेंगे, जो राजा लोग रहते हैं वो कहीं पे भी जाए, कितने भी मुश्किल में जाए, उनको अपना रास्ता ही नहीं छोड़ना। तो जितनी भी गाड़ियाँ थी, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, जो भी ऐशो आराम की थी, जो कि उनके जितने ऐशो आराम की चीजें थी, गाड़ियाँ थी, उनके सारे एक एक मतलब लीजर कंफर्ट थे, वो अपने साथ ले जाते, जम्मू लेके चले गए। ओके। अब बात क्या होता है, यहाँ पे जम्मू पहुँचते ही राजा हरि सिंह फोन करते हैं दिल्ली कि हमें बचा लीजिए, क्योंकि माउंटबेटन ने उनको पहले ही आगाह किया था कि भारत आप पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है वो फर्स्ट अटैक वाली पॉलिसी नहीं है, डिफेंसिव है या डिफेंसिव है। तो यहाँ पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने आगाह किया था। पाकिस्तान की देखो हकीकत पहले से लोगों को पता है, अच्छा वो तो चरित्रहीन है, वो तो चरित्रहीन है। मैं आपको पाकिस्तान की यही फौज की ऐसी बात आगे बताऊंगा जिससे जाहिर हो जाता है कि अगर कश्मीर इनके हाथ में लग जाता है, जैसे आज इन्होंने बलूचिस्तान का हालत बना के रखा है, उससे कई गुना ज्यादा खराब हालत आज कश्मीर की होती है हमारी। जो आज धारा 370 पर पाकिस्तान अपना मत रखता है लोगों के सामने, यूएन में रखता है, अंतरराष्ट्रीय और कई सारे मंचों पे रखता है, तो पाकिस्तान उस लायक नहीं है कि ये सारी बातों को रखे। तो दिल्ली में जब फोन किया जाता है तो दिल्ली से वीपी मैनेजर, जैसे मैंने आपको बोला था, जो रियासत मंत्रालय के सचिव थे, उन्हें रवाना किया जाता है। तो जब दिल्ली से वो श्रीनगर के लिए जाते हैं, तो श्रीनगर और दिल्ली के बीच में उस टाइम पे एक ही रास्ता था, जो था हवाई मार्ग का। अच्छा।
सवाई मार्ग से वो जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे मेहरचंद महाजन रहते हैं। ओहो, मेहरचंद महाजन वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज मेहरचंद महाजन बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके। तो फिर क्या होता है, मेहरचंद महाजन और हमारे वीपी मेनन वो श्रीनगर में जायजा लेने रुकते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ से वो निकलते हैं जम्मू के लिए, तो उन्हें पता चलता है जम्मू में, तो जम्मू निकलते हैं। जम्मू में वीपी मेनन एक ही वर्ड बोलते हैं कि देखिए भारत अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि कश्मीर अभी तक भारत का हिस्सा बना नहीं हुआ है। तो अगर भारत इसमें कोई मतलब निर्णय लेता है, कोई कदम उठाता है, तो भारत के लिए शायद गलत हो सकता है। लेकिन हरि सिंह ने बोला कि देखिए आप बात करिए दिल्ली में, जैसा भी हो देखेंगे। वीपी मेनन दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली आने के बाद उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, माउंटबेटन, सदर बैठे थे, उनके मतलब कार्यालय में जाके ऐसी बातें बताते हैं। तो जो माउंटबेटन रहते हैं उनकी क्या राय रहती है कि अगर भारत इसमें कदम उठाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही बोल दिया कि जब उन्होंने बोल दिया है, उनसे मदद मांग लिया, तो हमें मदद करनी चाहिए। मैंने पहले बोला वो गर्म किया, उन्होंने पहले बोला कि हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन माउंटबेटन का क्या कहना था कि यूएन बना है 1945 में, ठीक, अगर पाकिस्तान ये बात मान जाता है कि हमारे लोगों पे भारत आक्रमण कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का माहौल हो जाएगा वाकई। और अभी तक कश्मीर भारत का हिस्सा बना नहीं है, तो हम कैसे इजाजत देंगे आपको। तो वीपी मेनन ये बात लेके जाते हैं वापस से हरि सिंह के पास में। तो हरि सिंह प्रस्ताव पे सिग्नेचर है, क्योंकि मेहरचंद महाजन तब उन्हें बोलते हैं ये काम करिए, अब आपके पास में और कोई जरिया नहीं बचा हुआ है, आप विलय पत्र का हस्ताक्षर करने के राजी हो जाइए, मान जाइए। तो राजा बोलते ठीक है। अब क्या होता है कि वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद में पेपर्स वगैरह जो भी थे वो लेके वापस वो लोग जाते हैं, ट्रीटी साइन करने की है। लेकिन इसी बीच जो सेना थी, सेना उरी से निकल चुकी थी। वो उरी से निकलने के बाद बारामूला पहुंच गई थी। जैसे ना 25, क्योंकि हमने जो बात की कि देखा जाए तो 23 तारीख के लगभग जो सेना निकली से उसके बाद मतलब 24 की बात है, 25 को क्या राजा प्रस्ताव के लिए मान गए थे, तो पेपर वगैरह जो भी थे उनके। लेकिन अगर इसी बीच में जो सेना थी वो उरी से निकल चुकी श्रीनगर की तरफ, तो उस टाइम पे देखा जाए उरी और जो श्रीनगर को जोड़ा जाता है, उस समय जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही जगह था, पुल का। तो राजेंद्र सिंह को जब पता चलता है कि उरी से सेना निकल चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, जो पुल था उसको तोड़वा डाला। अब एक बात देखिए, अगर वो पुल नहीं टूटा होता, हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो भारत है, भारत का हिस्सा भी कश्मीर नहीं बना हुआ है। और जो 2 दिन है, भारत का हिस्सा कश्मीर बनता है 27 तारीख को। 23 तारीख की बात, 23 तारीख के बीच में वीपी मेनन का 23 और 24 के बीच में वीपी मेनन का हरि सिंह का जो बात हुआ। लेकिन अगर पीछे देखेंगे तो बात तो जम्मू में हो रहा था, लेकिन इधर सेना आ रही थी। तो जो 23 तारीख से जब सेना निकली थी वहां से, तो उरी से श्रीनगर पहुंचने के लिए एक पुल का जरिया था। तो राजेंद्र सिंह ये देखते हैं कि अगर ये पुल तोड़ दिया जाए तो ये जो इतनी बड़ी सेना है, जो फोर्स है, वो फोर्स आने के लिए काफी टाइम लगेगा और हमें उसमें शायद राजा भारत के साथ में बात कर रहे हैं, हमें एक सहायता मिल सकती है। तो जो पुल था राजेंद्र सिंह ने तोड़वा डाला। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जब वो पुल टूटता है, पुल टूटने के बाद कश्मीर को 2 दिन मिलता है। 23 से 25 के जो बीच में वो जो 2 दिन था, 23 और 25 के बीच में वो 2 दिन कश्मीर को मिलता है, जिसकी वजह से कश्मीर आज भारत का हिस्सा बना, मतलब पाकिस्तान से बच गया। अगर वो 2 दिन नहीं मिला होता तो आज हम कश्मीर में बातें नहीं करते होते हैं, सही, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा उस पाकिस्तान का होता। राजेंद्र सिंह शहीद हो गया वाकयात में। क्या वो जो पुल था, पुल को तोड़ने के बाद जब उसी बीच की घटना में राजेंद्र सिंह खत्म होते हैं, इस बात को मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो कश्मीर की जो इंसानियत है, आज लोग बोलते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े तो खुले करेंगे,
हाँ जी, जितनी भी बातें हैं अनुराग जी, हम आपको बोलेंगे कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जिनके नाम पे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थापित हुई है, वहाँ के जब पढ़े लिखे छात्र जो कि भारत के लोगों के टैक्स पे दिए हुए पैसे से जो अपनी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, तो उनका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, भारत के प्रति एक राष्ट्रभक्ति, भारत के प्रति भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, जो कि मेरा ओपिनियन है। लेकिन वहां पे नारे जब लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम लेके रहेंगे आजादी, सॉरी मेरा भगवान मुझे माफ करे कि मैं ऐसे वर्ड अपने मुख से निकाल रहा हूँ, लेकिन जो कि थे वो बहुत शर्मनाक शब्द है। असलियत में देखा जाए तो जो कश्मीर के हीरो हैं, जो लोग कश्मीरियत पे बात करते हैं, जैसे इस समय फारूक अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, जितने भी लोग हैं जो कश्मीरियत पे बात करते हैं, कश्मीरियत पे बात इनको तो करनी ही नहीं चाहिए। जिनका हीरो अफजल गुरु एक आतंकवादी होगा, उनको हम समझ ही सकते हैं। आप समझ ही सकते हैं कैसा है उनका ये सोच, क्या होगी उन लोगों की। असलियत में जो कश्मीर के हीरो हैं वो है राजेंद्र सिंह। हम जानेंगे कैसे। 25 तारीख को यह सेना उरी से बारामूला के लिए नहीं ओके पहुंच जाती है। असलियत में मैंने पहले ही बोला था, ये सेना को कश्मीर में इस्लामीकरण स्थापित करने के लिए भेजा गया। लेकिन यह सेना जब पहुंचती है तो इतने बड़े तादाद में पहुंचती है कि 10,000 सेना थी, बाद में हरि सिंह की भी सेनाएं इनके साथ जो मिलती हैं, तादाद बड़ी हो जाती है। लेकिन ये इतने बड़े भूखे भेड़िए थे, इनके अंदर इंसानियत नहीं थी। जब ये बारामूला पहुंचते हैं, वहां की जितनी भी औरतें रहती हैं सबके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना है सच में। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग इतने वैसी दरिंदे थे कि इन्होंने वहाँ की नर्स, टीचर, नाबालिग बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। हिंदू ईसाई तो छोड़िए, मुस्लिम औरतों तक को नहीं छोड़ा। मतलब एक किस्म से राक्षस कह सकते हैं, तो हमसे बढ़ के शैतान कह सकते हैं। बहुत ज्यादा और भी बहुत ज्यादा हैवानियत सर पे नहीं। अब ये सोचिए, अगर यही सेना कश्मीर पहुंच जाती तो वहां का रूप रेखा जो आज है क्या हो पाता। जो लोग आज पाकिस्तान के लिए अपना हित दिखाते हैं, पाकिस्तान को दिल में रखकर कुछ बातें करते हैं, बहुत ही गलत है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे देश के कुछ बड़े लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान को दिल में रख के कुछ बोलते हैं, वो सबको आम जनता को समझ में आता है। तो सुन लीजिए, पाकिस्तान की वही सेना बारामूला में, और जो त्रासदी मचाते हैं बारामूला में, जितने भी पुरुष थे सबका नरसंहार करते हैं। इट्स अ रियली बैड थिंग। सबको मारते हैं, ये कत्लेआम इतना मचाते हैं कि वहाँ की जनसंख्या का सिर्फ 1/3 जनसंख्या बचती है। इतना कत्लेआम मचाते हैं। आप एक मेंटेलिटी, एक मतलब दिमाग, बहुत ही घिनौने लोग हैं। मतलब घिनौने, मतलब एक नीच सोच भी कह सकते हैं, नीच प्रवृत्ति लोग होते हैं जैसा। आप तो बोल नहीं पा रहे हैं, मैं इनका उल्लेख, इनका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही बेकार लोग हैं। बारामूला की पूरी जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या यहाँ पे बसती है। बहुत ही बेकार, बहुत ही शर्मनाक घटना। बारामूला से श्रीनगर की दूरी 50 किलोमीटर रह जाती है, और जिसके विषय में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जिसके चलते प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको भारत के इतिहास के बारे में और जानकारी चाहिए होगी और अपडेट जानना होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, और जल्द से जल्द कीजिए, जल्दी जाइए सब लोग, घंटी बजाइए। जय हिंद।